वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में मां गंगा की आरती के दौरान उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। हर तरफ से हर हर गंगे की गूंज सुनाई दी। घाट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पुलिस प्रशासन लगातार भीड़ को संभालने में जुटा रहा। लोगों से बार बार अपील की गई कि शांति बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग कर गंगा आरती में शामिल होकर श्रद्धालु ने खुद को धन्य महसूस किया। यह नज़ारा हर किसी को भाव विभोर कर गया। आपको बताया जा रहा है, कृपया वापस हो जाइए। आप क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? जाइए बाहर की तरफ चलिए। आप लोग चलिए, नहीं दिखाई देगी। आप चलिए, सब यहाँ जमा लगे हुए हैं, खाली कीजिए। अरे भाई, यहाँ से कुछ नहीं दिखाई देना है आपको। गंगा का जलस्तर बढ़ने की आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के उप शाखा सदर की कार्यकारिणी अध्यक्ष और मंत्री के स्थानांतरण के कारण भंग कर दी गई है। संघ के जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार तिवारी ने कार्य संचालन हेतु राकेश यादव को संयोजक और विनय कुमार तिवारी को सह संयोजक नियुक्त किया है। नौ नियुक्त संयोजकों को 1 माह के भीतर नई कार्यकारिणी के गठन का निर्देश दिया गया है। तहसील अध्यक्ष राजकुमार सोनकर ने दोनों को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में प्रांतीय नेतृत्व और उप जिलाधिकारी तहसीलदार को भी अवगत करा दिया गया है। मैं राकेश कुमार यादव जो है लेखपाल सदर। और आज क्या कार्यक्रम हुआ इस सभागार में? ये कार्यक्रम क्या जो है, यहाँ वर्तमान में कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी, अध्यक्ष और मंत्री थे उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं थी। जिस अस्तित्व में न रहने की वजह से जिला कार्यकारिणी की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे संयोजक से संयोजक नियुक्त करना। तो उसी के क्रम में ये बैठक हुई और सह संयोजक के रूप में मुझे चुना गया और उप सह संयोजक के रूप में श्री विनय तिवारी लेखपाल को चुना गया। जो है हम लोगों की जिम्मेदारी होगी जो लेखपाल स्तर की समस्याएं हैं उनका निराकरण और जो है 1 महीने के अंदर चुनाव करवाना, जो है कार्यकारिणी का गठन करना। आजमगढ़ के कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। 15 जुलाई को जिलाधिकारी और आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। यह कदम ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर उठाया गया है। कोटेदारों ने साफ कहा है, अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 18 जुलाई को लखनऊ के जवाहर भवन का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में आजमगढ़ से सैकड़ों कोटेदार शामिल होंगे। संघ के जिलाध्यक्ष विजय कुमार राय समेत कई प्रमुख पदाधिकारी इस अभियान में जुटे हैं। कोटेदार संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगों को नहीं मांगा तो आगे आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। वाराणसी में पेंशनरों का गुस्सा फूट पड़ा। शास्त्री घाट पर रिटायर्ड कर्मचारियों और शिक्षकों ने धरना देकर सरकार से वादे निभाने की मांग की। उनका कहना है कि अप्रैल में ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि नया नियम लाकर जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए लोगों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, इससे ये ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पेंशनरों को बोझ समझ रही है, जबकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। राशिकरण में 10 साल में पैसा लौटाने के बावजूद 15 साल कटौती क्यों होती है, यह सवाल भी उठाया गया। महंगाई भत्ते पे विवाद और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी की गई। धरने के बाद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज जो है ये जो लोग पेंशन पाते हैं उनके संबंध में धरना प्रदर्शन है। जो सरकार की तानाशाही रवैया है कि पेंशनर को 8वें वेतन आयोग में निर्धारण न करना और उनको महंगाई भत्ता न देना। इनकी मांग है कि 15 साल राशिकरण की कटौती होती है, राशिकरण को 10 साल किया जाए, लेकिन कोई भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये बुजुर्ग लोग हैं। शिक्षक महासंघ हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा निर्देश है। हम सभी प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग इनके धरने को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और सरकार की जो नीयति है वह साफ नहीं है। पहले ही 1 अप्रैल 2005 से आप देख रहे हैं कि पुरानी पेंशन को इन्होंने समाप्त कर दिया और न जाने क्यों पुरानी पेंशन प्रति इनका रवैया बहुत ख़राब है
अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पेंशन ले रहे हैं। और जब शिक्षकों को, कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो वित्त का दुहाई देने लगते हैं लोग, जो है कि मतलब सरकार का बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। अब कोई व्यक्ति जो है पूरा जीवन आपके यहाँ समर्पित किया, पूरा जीवन आपके यहाँ नौकरी किया, अब जब वो असहाय हो जाएगा, जब उसके शरीर की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो उसका जीविकोपार्जन कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा, यह सरकार को ज़रा सा भान नहीं है। और यह सरकार एकदम इस मामले में गूंगी बहरी हो गई है। इनको जगाने का काम आज हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध भी करते हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, शिक्षक महासंघ की ओर से, पेंशनर संघ की ओर से, कि जब देश हमारा समृद्ध हो रहा है तो उस समृद्धि का लाभ में हमारा भी अंश है और वो हम सबको मिलना चाहिए। जय शिक्षक, जय समाज, जय हिंद। वांसी के लल्लापुरा पांडेपुर में पुलिस ने मंगलवार को पैदल गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिसकर्मी चौराहा, बाजारों, बस स्टैंड और स्कूलों के पास तैनात रहे। संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई और गाड़ियों की जांच की गई। कई बाइकों का चालान भी काटा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस अभियान का मकसद अपराधियों में डर और जनता में भरोसा बढ़ाना। स्थानीय लोगों ने इस पहल की तारीफ की और पुलिस से सहयोग करने की अपील की गई। 15 जुलाई से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस SMS वाराणसी में शिक्षण में एकीकृत इकाई डिजाइन थिंकिंग और एनालिटिक्स विषय पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने कहा कि AI केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि ज्ञान के प्रकृति में दार्शनिक बदलाव ला रहा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बाला रामदुराई ने डिजाइन थिंकिंग, AI और एनालिटिक्स को शिक्षण के केंद्र में लाने की बात कही। SMS के निर्देशक प्रोफेसर PN झा ने इसे भविष्य के लिए शिक्षकों को तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल बताया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने दिया। आने वाले दिनों में देश भर के विशेषज्ञ इस FDP में संवाद करेंगे। पहली चीज है कि बदलते हुए शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा, so that they can come up to the expectation of the students। इंटीग्रेशन हम AI को करेंगे, पर पहले हमें इसके लिए we will have to understand the main purpose of education। First thing is the cognitive development of cognitive abilities, and second thing is the social skill and the emotional intelligence। It is true that by integrating artificial intelligence, we shall be able to develop the cognitive abilities of the students and will be able to make them ready for IR 4.0 and IR 5.0 requirement. But at the same time, we will have to see how this artificial integration could be utilized for enhancing the social skill and also the emotional student of the students. Because the social skill and emotional intelligence, they are very important factors contributing to the success equation of any individual. I am sure that the way this faculty development program has been designed, it will be able to address both the problems, cognitive development and at the same time the social skill and the emotional intelligence. And I wish this FDP a grand success। सर, अगर आज की परिवेश की बात की जाए तो फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से भूमिकाएं फैली गई और कोई भी चीज़ों को बात हुई है, एक एंशिएंट इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको प्रेजेंटेड कॉन्टेक्स्ट में उसको हमको रेलिवेंट बनाना है। एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना उपयोग करें कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, अंडरमाइन होता चला जाए, फिर हम अपने सोचने समझने की शक्ति हो। तो दोनों के बीच में वी विल हैव टू मेंटेन अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज़्यादा ये इस तरह से कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी तरह से प्रभावित ना हो, तभी हम जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। बिकॉज जब भी है ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहे हैं, दे आर एमिंग एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन and making the student relevant for the present day context. But at the same time, that in this process, we should also be cautious of the fact that human intelligence is not undermined. So that is to be taken care of.
while integrating all these technological interventions in the higher education or in the education. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्र छात्राओं ने छात्रावासों में संविधान द्वारा प्रदत्त 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कुलपति को औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि अभी तक विश्वविद्यालय छात्रावासों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं दे रहा, जो कि भारत सरकार और यूजीसी के स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। ज्ञापन में छात्रों ने यूजीसी के 10 जुलाई 2014 और 19 अप्रैल 2024 को जारी निर्देशों के हवाले से छात्रावासों में आरक्षण लागू करने की मांग की है। साथ ही ये भी उल्लेख किया कि वर्ष 2006 के यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को छात्रावास शुल्क से भी मुक्त किया जाना चाहिए। छात्रों ने बताया कि बीएचयू प्रशासन द्वारा 29 दिसंबर 2021 को प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक उन सिफारिशों को दबा दिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो वे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन की प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूजीसी सचिव और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को भी प्रेषित की गई है। मैं हिमांशु यादव समावेशी छात्र सभा इकाई का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ कुलपति जी को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। ओबीसी हॉस्टल आरक्षण लागू करने के लिए हम लोग कई बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं। इसके पहले 2021, 2020, हाँ, उसके बाद 22 में हम लोग कई बार कुलपति महोदय को, इसके पहले रजिस्ट्रार वगैरह को हम लोग ज्ञापन दे चुके हुए हैं। और हम लोग कई बार पूरे विश्वविद्यालय में हम लोग कैंपेन हॉस्टल वगैरह को लेके, उसके बाद फैकल्टी वगैरह में हम लोग कैंपेन किए आरक्षण हॉस्टल लागू करने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए कोशिश किए। और आज इस क्या नाम है कि इस मौके पे हम लोग आए हुए हैं सर से मिलने के लिए, कुलपति महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं और इनको ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। हम क्या एक हॉस्टल आरक्षण मुद्दे को लागू करने के लिए उसमें आपके आरक्षण के संबंधित में कुछ और ज्ञान बताना चाहेंगे, कुछ बात बताना चाहेंगे? ये लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में लगभग ओबीसी आरक्षण लागू कर दिए हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू, हाँ, जेएनयू आप देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हाँ, लगभग जो भी क्या नाम है कि जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल ओबीसी आरक्षण हॉस्टल लागू कर दिया गया। इसके लिए तमाम यहाँ बीएचयू में तमाम फंड्स आते हैं ओबीसी हॉस्टल आरक्षण के लिए। जो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए तमाम फंड आते हैं। हर हॉस्टलों के लिए लगभग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। इस उसमें हम लोग आए हुए हैं, क्या नाम है कि कुलपति महोदय के लिए हम लोग ज्ञापन अधिकारी से भी आपकी बात हुई? सर वगैरह से, यहाँ पे सर वगैरह लोगों से बात हुई है हमारी, और अभी सर मीटिंग में बैठे हुए हैं। बोल रहे हैं कि अगर मीटिंग से अगर अभी खाली होंगे तो उनको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, हम लोग सारी चीजों को लेके। वाराणसी के कोटेदारों ने सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि फीडबैक सिस्टम में गड़बड़ी है, राशन न लेने वाले भी गलत प्रक्रिया दे देते हैं, जिससे कोटेदारों पर जांच बैठ जाती। उन्होंने मांग की कि जांच सिर्फ एक ही विभाग करे ताकि बार बार की जांच से राहत मिले। लाभांश को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूपी में उन्हें 90 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों में 200 रुपये तक मिलता है। उन्होंने भी समान लाभ देने की मांग की। डोप स्टेप डिलीवरी में अच्छी गुणवत्ता का राशन और पुराने पेपर वर्क सिस्टम को हटा के पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने की मांग की गई। साथ ही सभी बकाया भुगतान और समूह संचालित दुकानों का कमीशन सीधे संचालक को देने की बात कही गई। कोटेदारों ने साफ कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो अगस्त में 3 दिन तक राशन वितरण रोका जाएगा। बता दें। मैं गिरीश तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, किस तरह के ज्ञापन देना है, किन किन समस्याओं को लेकर? हम लोग का मुख्य मुद्दा है, हम लोग का कमीशन अन्य प्रदेशों से कम है, जो कि 90 पैसा है। अन्य प्रदेशों में 2 रुपया कुंटल मिलता है। भारत सरकार द्वारा जो है पेपरलेस व्यवस्था का आदेश हो गया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो है उसका अनुपालन नहीं किया गया है अधिकारियों द्वारा। हम लोग चाहते हैं जब हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था वितरण करते हैं तो हम लोग भी पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएं। सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है, यह पूर्णतः फेल है। इसमें जो है दुकानदारों को बोरी का वजन या पूर्ण रूप से खाद्यान्न नहीं मिलता है, जिससे जब उनको कम खाद्यान्न मिलता है तो उनको वितरण करने में असुविधा होती है। जो है अभी तक हम लोग का 6 महीने का
लाभांश जो है, कमीशन जो है, अभी भुगतान नहीं हुआ। 15 जुलाई 2025 को सनबीम स्कूल वरुणा में विद्यालय परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं मार्गदर्शन विषय पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सनबीम शिक्षण समूह एवं पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आरटीओ प्रवर्तन श्री मनोज वर्मा, आरटीओ प्रशासन श्री शिखर ओझा और सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 150 से अधिक स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल बसों की फिटनेस, परमिट, नाबालिग ड्राइवर लाइसेंस, अवैध परिवहन, आरटीओ जांच और चालक कंडक्टर के स्वास्थ्य परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य वक्ताओं ने सभी विद्यालयों से परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की और सुरक्षित छात्र परिवहन की दिशा में मिलकर काम करने का संदेश दिया। समारोह के अंत में डॉक्टर दीपक मधोक ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी सम्मिलित हुए हैं और विद्यालयों के प्रतिनिधि, प्रबंधक बड़ी संख्या में आज आए हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये इसका संबंध बच्चों से है। अगर बच्चों को थोड़ी भी चोट लगती है तो उसकी गूंज पूरे प्रदेश में होती है। और बिना फिटनेस के कोई गाड़ी अगर चल रही है और अगर वो किसी की लापरवाही से चल रही है तो वो एकदम गलत है। मैं खुलेआम इसको कहना चाहूँगा और आश्वस्त करना चाहूँगा संभागीय परिवहन विभाग को कि हमारा पूरा सहयोग है आपको। आप जिन विद्यालयों की गाड़ियाँ नहीं हैं, फिटनेस प्राप्त नहीं जिनकी है, उनको आप बुलाएं अपने पास, उनकी गाड़ियों को फिटनेस कराएं और कुछ समय बाद आप चालान भी करना चाहें तो करें, क्योंकि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप पूरी तरह से करें ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ न हो। और जहाँ तक विद्यालय प्रबंधकों की समस्याएं हैं उनको हम लोगों ने साझा किया है और बहुत सारी समस्याएं जो आज इस संवाद के माध्यम से हल हो गई हैं, हल हो रही हैं। और हमारे सारे प्रबंधक और हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्जेस का एक ग्रुप भी बन रहा है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी सूचनाएं हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहेंगे। बड़ा अच्छा सुझाव था ये मनोज जी का और शिखर ओझा जी का। और इसके अतिरिक्त प्रशासन आरटीओ के पास हम लोग जाएंगे, जो भी चीज़ें हमारी जहाँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं स्कूलों की, फिटनेस की प्रॉब्लम है या जो भी है समस्या, उसको वहाँ जाके ठीक करवाएंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आरटीओ विभाग का और साथ में सभी स्कूल वालों का। धन्यवाद। जय हिंद। ड्राइवर मेल खड़ी होते हैं स्कूल के लिए, तो उसके लिए कोई वर्कशॉप या जैसे आई टेस्ट? जी हाँ, सभी स्कूलों से अनुरोध भी है और हम लोग कराते भी रहते हैं सनबीम में। आप लोगों का एक एनजीओ है जो अभी कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने भी बहुत सारे वर्कशॉप्स कराए थे और बड़े अच्छे तरीके से ड्राइवर्स को समझाया था। इनफैक्ट आप भी थे उसमें, हम लोग सब उसमें वर्कशॉप में थे। और इनका आपने जैसे कहा है कि सीएमओ से कह के भी करवाएंगे ड्राइवर्स की आंखों की चेकिंग और मेडिकल और इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सुरक्षा मानकों के हिसाब से सारी चीज़ें कराएंगे। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सीनियर रिसर्च फेलो नाजुक भसीन की असामयिक मृत्यु को लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया है। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने कार्यवाहक कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए सुंदरलाल अस्पताल और स्वास्थ्य संकुल में हुई कथित चिकित्सीय लापरवाही के स्वतंत्र जांच की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि नाजुक भसीन को गंभीर लक्षणों के बावजूद 2 दिन तक सिर्फ ओआरएस और पैरासीटामोल देकर घर भेजा गया। 9 जुलाई को स्वास्थ्य संकुल में समय रहते इलाज नहीं मिला और गंभीर हालत में छात्रा को सुंदरलाल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ज्ञापन में छात्रों ने सीसीयू, आईसीयू के सुविधा, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता, डॉक्टरों के व्यवहार में सुधार और अच्छी गुणवत्ता की दवाओं की व्यवस्था की मांग की है। साथ ही एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन आंदोलन करेगा। मेरा नाम राणा रोहित है, मैं एनएसवाई से। जैसा आप सबको पता होगा कि बीएचयू की एक शोध छात्रा जो काफी मेधावी थी, उसकी देहांत अस्पताल प्रशासन की नकारापन की वजह से हो गई। जब वो पहले दिन स्वास्थ्य संकुल जाती है, छात्र स्वास्थ्य संकुल, तो उसे ड्रिप इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि आखिरी के 15 मिनट बस बचे होते हैं और उसका अगर ड्रिप लगता
तो शायद डॉक्टर को 10 मिनट रुकना पड़ता। जब वो लगातार 2 दिनों तक इमरजेंसी जाती है, शिकायत करती है कि हमें हरे रंग की उल्टी हो रही है, उस परिस्थिति में जब उसे मेडिसिन वार्ड में रेफर करना चाहिए था, उसे बस ORS दी जा रही थी। हमें गहरी साजिश की आशंका आ रही है कि उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर रहा था, उसका इलाज MBBS का स्टूडेंट कर रहा था। उसके बाद ICU या CCU देने में भी देरी हुई थोड़ी बहुत। तो हम इन सभी मुद्दों पे जो है एक जांच चाहते हैं और उसीलिए आज कुलपति से मिलने आए हैं, जिसके लिए हमें गार्ड के द्वारा रोका जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन का तो काम पहले दिन से होना चाहिए था कि वो अपनी छात्रा के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, वो अस्पताल में राउंड लगाए। आज अगर आप इमरजेंसी में जाएंगे तो आप पाएंगे कि JR SR तक नहीं रहते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे पे आते हैं और जैसे देखते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हो। साहब, ये आपकी ड्यूटी है। हम यही जानने समझने आए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कितना संवेदनशील है इस छात्रा की मौत को लेके। आखिर इस विश्वविद्यालय की अखिल भारतीयता क्या रह जाएगी अगर देश भर के विभिन्न कोनों से इस विश्वविद्यालय में पढ़ने लोग नहीं आएंगे। वो जम्मू की छात्रा थी, कल होके मैं बिहार से आता हूँ, कोई झारखंड से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, दूर दराज के विद्यार्थी कैसे आएंगे? इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए और हम उसी संदर्भ में बातचीत करने आए हैं।